हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। आज है डेट 2 मई 2026 और डे नंबर है 24। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का ये टॉपिक होने वाला है पीवाईक्यू का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के। और इस वीक हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लें। जैसा कि आपको पता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की 1 वीक सीरीज ये होती है, जिसमें कि हर वीक में हम न्यू चैप्टर को आपके सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले आपके बायोकेमिस्ट्री से पहले एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी के चैप्टर को डिस्कस किया था। उसके अलावा अब हम 6+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। आपको जैसा कि पता है कि हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 10+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जिसके जवाब आपको देने चाहिए, और उससे आपके प्रिपरेशन में डेली हेल्प मिलती है। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो होता है वो डेली अपलोड हो जाता है मॉर्निंग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, इससे कि आपको डेली मॉर्निंग नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे इस पूरे PDF की लिंक आपको मिल जाती है, इस पूरे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में करिए, पेस्ट करिएगा, कि जिससे कि मैं देखूं कि आपके कितने नंबर भी बन रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी प्रिपरेशन की हेल्प भी होगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो शो हो रहा है उसका आंसर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसा कि शो हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा होगा। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी ईयर से रिलेटेड है, शिफ्ट 1 या सेकंड हो सकती है। इसके अलावा पहला इसमें कह रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड विच हैज 20 रेसिड्यू पेप्टाइड कैन बी फॉर्म्ड ओनली इफ इट इज सिस्टीन्स एंड एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी ये कह रहा है कि डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है वो जब फॉर्म होता है कि उसमें क्या होता है कि सिस्टीन को एक दूसरे के ईच अदर होना चाहिए, तभी उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं होता कि जो पेप्टाइड होता है उसमें कई सारे अमाइनो एसिड, जैसे कि ये कोई एक डोरी होती है, इस पर कई सारे अमाइनो एसिड बीट्स के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, जब 3D स्ट्रक्चर बनाता है तो ये अपने आप में ये मुड़ जाता है। तो उसके बाद चाहे सिस्टीन कहीं पर भी होगा, वो अगर एक दूसरे के पास आएगा तो वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसे एक दूसरे के अगल बगल ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच अदर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। द अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन हैज़ 1 कायरल सेंटर, बिल्कुल गलत कह रहा है। आइसोल्यूसिन जो होता है इसके साइड चैन के पास भी एक कायरल सेंटर होता है, इस वजह से इसके पास केवल 2 कायरल सेंटर होते हैं, ना कि 1 कायरल सेंटर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत कर दिया। बोथ बेसेज एंड शुगर कॉन्ट्रीब्यूट टू कायरलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अगर न्यूक्लिक एसिड यानी आपके DNA में RNA की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है, वहाँ पे आपका जो आपका कायरलिटी का मतलब कि शो करता है, वो आपका शुगर केवल शो करता है। जैसे कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर केवल कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे कायरलिटी के लिए। न्यूक्लिक एसिड के बेस कोई कंट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं दिखाते, क्योंकि बेस की इसलिए कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाते क्योंकि ये प्लेन में अरेंज होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। और ये जो आपकी जो कायरलिटी शो करते हैं केवल शुगर कायरलिटी शो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे बोथ नहीं होगा, ओनली शुगर होगा। द PI ऑफ एस्पार्टिक एसिड इज लेस देन ग्लूटामिक एसिड। तो ये सही बोल रहा है। एस्पार्टिक एसिड का क्या होता है कि जो आपका PI अगर देखेंगे तो आपका 2 पॉइंट समथिंग होता है, उसी जगह अगर PI यानी pH वैल्यू जिसकी 2 होती है, जबकि ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग होती है pH वैल्यू। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मेड ऑन न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्या है इसको समझते हैं। पहला कह रहा है कि इसमें पहले ही देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो कह रहा है इन द बी फॉर्म ऑफ DNA, यानी जो बी फॉर्म ऑफ DNA होता है जो बेसिक सभी में पाया जाता है, शुगर पकड़ से C2 एंडो। C2 एंडो मीन्स आपका शुगर पकड़िंग यहाँ क्या होता है कि आपका जो C2 पे कार्बन होगा, शुगर पकड़िंग का मतलब होता है कोई भी DNA या RNA कैसे वो बेंड किया, किस जगह पे बेंड किया, उसको हम शुगर पकड़िंग कहते हैं। तो यहाँ पे C2 एंडो कह रहा है, यानी C2 कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे आपका OH ग्रुप जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका C2 के पास होता है शुगर पकड़िंग देखने को मिलती है, यानी शुगर पकड़िंग C2 पे देखने को मतलब C2 से बेंड होगा। तो ये बी फॉर्म DNA की खासियत ही होती है कि C2 से ही वहाँ पे क्या होता है, मोड़ देखने को मिलता है। इन RNA शुगर पकड़ C3 एक्सो, अगर यहाँ पे एक्सो की जगह पे एंडो दिया होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सो दे दिया है। एंड और ये क्या कहते हैं, ये जो C2 एंडो या एक्सो होता है इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है न्यूक्लिक एसिड को, DNA को। तो यहाँ पे अगर एंडो होता तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे RNA को स्टेबिलिटी मिलती है अगर एंडो होता,
लेकिन यहाँ पे एक्सो दे दिया C3 एक्सो, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द वॉबल बेस पेयर ऑफ फॉर्म्ड बिटवीन G एंड A इन RNA। वॉबल बेस पेयर क्या होते हैं कि यानी किसी एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर में बदल जाना, उसे हम वॉबल बेस पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि RNA में वॉबल बेस पेयर कह रहा है G का A में बदल जाना, जबकि यहाँ पे G का A में नहीं बदलता है, वो G से U में बदल जाता है, यानी यूरेसिल में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द चेंज इन द सुगर पकड़ फॉर्म C2 एंडो इन द B फॉर्म ऑफ DNA टू C3 एंडो अल्टर्स द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द मेजर ग्रूव। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी जो C2 एंडो B फॉर्म, जो नॉर्मल B फॉर्म में आपका C2 एंडो देखने को मिलता है, अगर उसकी जगह पे ये C3 एंडो हो जाता है तो हमें क्या होता है कि DNA की विड्थ और डेप्थ में मेजर ग्रूव के चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA देखने को मिलते हैं, B DNA, Z DNA, A DNA, इसी वजह से देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे C2 और C3 एंडो में शुगर पकड़िंग मतलब क्या होता है कि चेंज हो जाती है, C2 से C3 हो जाता है। तो ऐसा देखने पे हमें डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं DNA के। तो ये ऑप्शन हमारा सही कह रहा है, A और D सही है, तो इस हिसाब से हमारा C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड कैन को एग्जिस्ट इन बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस यानी ट्रांसफॉर्म, यानी कोई ग्रुप है तो यहाँ पे सेम ग्रुप अगर लगा हुआ है, यहाँ पे OH सेम टाइम लगा हुआ है तो ये सिस हो जाता है, और अगर ये कोई एक ऊपर लगा हुआ है OH, एक नीचे लगा तो ये ट्रांसफर हो जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कौन से पेप्टाइड ऐसे होंगे जो कि बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म में एग्जिट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, उसके बाद हम एक एक को सबको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोलीन होता है, अगर आप प्रोलीन को देखेंगे तो प्रोलीन क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, और ये सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों शो करता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में लगा होना चाहिए, उसके बगल में आपके दूसरे अमाइनो एसिड लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलानीन है, एलानीन आपका अल्फा स्ट्रक्चर शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये आपका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिट नहीं करता है। उसी जगह पे यहाँ पे प्रोलीन देखा जाए, प्रोलीन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ग्लाइसिन का अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर प्रोलीन आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे एस्पार्टिन, ग्लाइसिन एंड CONH2, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे वैलिन, प्रोलीन और CONH2, यानी CONH2 आपका नाइट्रोजन के जस्ट बगल में प्रोलीन देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपका वैलिन देखने को मिल रहा है, जो कि ये कंडीशन शो करता है कि आपका पहले एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच हो गया है, फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे कोई आपका अमाइनो एसिड देखने को मिल रहा है। तो ये हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म में आपका प्रोलीन देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पहला कह रहा है एलोस्टेटिक एंजाइम डू नॉट ओबे माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो यहाँ पे अगर आपने एलोस्टेटिक एंजाइम पढ़ा होगा तो ये अपनी खुद से बिहेवियर को शो करते हैं, ये मतलब कि माइकलिस मेंटेन जो इक्वेशन होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये खुद का बिहेवियर शो करते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओबे लिखा हुआ है यानी फॉलो नहीं करते हैं, तो सही ऑप्शन है ये वाला, सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी बट नॉट रेट ऑफ इन रिएक्शन। तो ये सही बोल रहा है, यानी आपको जो पढ़े होंगे डेल्टा जी फ्री, जो कि गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है, ये हमें केवल किसके बारे में बताती है कि ये कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसके बारे में हमें बताती है। जैसे कि प्लस में है तो वो उस रिएक्शन को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसी जगह पर डेल्टा जी की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये हमें केवल आपके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती कि किस रिएक्शन से कोई रेट से किस रेट से कोई रिएक्शन होगी, तो ये नहीं बताती। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, द फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी बट नॉट यहाँ पे आ गया, तो इस सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बोला कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये ऑप्शन गलत बोल रहा है, क्योंकि कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर को हम काइनेटिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं Km और Vmax की वैल्यू के हिसाब से। नॉन कम्पिटेटिव में जो आपका Km होता है वो चेंज नहीं होता, जबकि Vmax आपका जो होता है वो घट जाता है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कम्पिटेटिव में Km बढ़ जाता है, Vmax आपका देखना वो भी घट या बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं काइनेटिकली। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है A cat Km Michaelis meter per second inverse is 2 × 10⁸ for enzyme indicate
दैट द वैल्यू इज क्लोज टू डिफ्यूजन कंट्रोल रेट इनकाउंटर। अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू दी होगी जो कि डिफ्यूजन कंट्रोल रेट इनकाउंटर बता रही है, और मेन यहाँ पे ये 10⁸ दिया हुआ है। अगर कोई भी यहाँ पे डिफ्यूजन कंट्रोल रेट जो होती है वो 10⁸ से लेके 10⁹ के बीच में वैल्यू दी होती है, तो वो आपका हमारा सही होता है रेट की। इस रेट से आपके वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है इस रेट से, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, स्टेटमेंट सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे गलत स्टेटमेंट सी वाला है, जो कि हमने बताया आपको एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक इन नेचर। यानी ग्लूकोजेनिक यानी जो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और कीटोजेनिक यानी जो फैट बनाते हैं। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड है जो दोनों काम करते हैं, मतलब एक ही अमाइनो एसिड कोई होगा वो कीटोजेनिक भी ग्लूकोजेनिक भी बिहेवियर करेगा और यहाँ पे कीटोजेनिक बिहेवियर भी करेगा। तो ऐसा कौन सा होता है, तो अब देखते हैं, हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कौन सा। तो यहाँ पे बात करें तो एलानिन और लाइसिन की बात करें तो इसमें से एक ग्लूकोजेनिक बिहेवियर शो करता है और एक कीटोजेनिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन दोनों ऐसे नहीं है कि इनमें से कोई दोनों बिहेवियर शो करता है। लाइसिन और ल्यूसिन की भी बात करें तो लाइसिन जैसा कि था आपको कीटोजेनिक शो कर रहा है, लेकिन ल्यूसिन आपका ग्लूकोजेनिक शो कर रहा है। इसमें भी दोनों ऐसे नहीं है जो दोनों शो करें। इसके अलावा आइसोल्यूसिन और फिनाइल एनानिन की बात करें तो आइसोल्यूसिन क्या होता है कि आपका ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों शो करता है, और इसके अलावा क्या करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज शो करता है, और उसके अलावा कीटोन बॉडीज क्या करता है एसिटाइल को एंजाइम से जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि जब जो इसका कीटोन बॉडी होती है एसिटाइल को एंजाइम में ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इस हिसाब से ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक बोथ बिहेवियर करता है। उसके अलावा अगर फिनाइल एनालिन की बात करें तो ये भी आपका ग्लूकोजेनिक भी शो करता है, और इसके अलावा आपका ये कीटोजेनिक भी शो करता है, ये भी दोनों शो करता है। और ये क्या करता है कि ये आपका क्या करता है टायरोसिन जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उसी जरिए आपका ग्लूकोज और कीटोन बॉडी में मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और कीटोन बॉडी को इस किसमें मतलब कि कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि जो टायरोसिन होता है इसके पास वो फिर आइसोल्यूसिन फिनाइल एनानिन, इन दोनों के अलावा जो आपका टायरोसिन होता है एक अमाइनो एसिड होता है ना, वो भी क्या करता है बहुत कीटोजेनिक और आपका ग्लूकोजेनिक बिहेवियर करता है। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्पार्टेट और लाइसिन, लाइसिन केवल कीटोजेनिक तो ये भी अलग हो जाएगा, एस्पार्टेट भी अलग हो जाएगा, केवल एक ही बिहेवियर शो करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि आइसोल्यूसिन और फिनाइल एनानिन जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में हमारा ये वाला क्वेश्चन में हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है द OH माइनस ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन इज, यानी इसका जो सॉल्यूशन है इसका कितना मोलार हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ 10 की पावर जो -12 दिया हुआ है ये 10 की पावर -13 होगा, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात करें तो जो 0.1 नॉर्मल HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी इसमें OH की वैल्यू हमें निकालनी है। तो OH की वैल्यू सॉल्यूशन निकालनी है, लेकिन OH की वैल्यू जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड कारण इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.1 नॉर्मल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -1। और इसके अलावा अगर हम फार्मूला देखें वाटर के डिसोसिएशन का तो वो क्या होता है आपका, वो होता है H+ इनटू में OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14 होता है वाटर डिसोसिएशन का। तो यहाँ पे H+ की वैल्यू आपका देखेंगे, अगर HCl वाटर में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये जो टूटेगा 0.1 नॉर्मल है तो ये 10 की पावर -1 मोलार में टूट जाएगा। तो यहाँ से 10 की पावर -1 इनटू में OH हो जाएगा, OH माइनस की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे 10 की पावर -14 हो जाएगा। OH माइनस की वैल्यू निकालनी है तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -14 से इसको यहाँ पे वापस लाएंगे, ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -1 नीचे आ जाएगा, और 10 की पावर -1 नीचे आएगा तो OH माइनस की वैल्यू को यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -13 आ जाएगा। तो इस हिसाब से OH जो हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, यानी OH की वैल्यू कितनी होगी जब हम 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे HCl का, तो यहाँ पे 10 की पावर -13 यानी बहुत कम होगी। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर -12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि -12 वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा ही नहीं, -13 आएगा, वो मिस प्रिंट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो आपका मेम्ब्रेन पे जो आपके सेल के मेम्ब्रेन पे जो लिपिड बाइलेयर होती है उनमें मतलब कि कौन कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो वापस मतलब कि वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। तो आपने देखा होगा लिपिड इस कुछ इस तरह होता है, माइसीलिया फॉर्म में होता है, जिसमें कि अंदर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका इस साइड में अंदर साइड में क्या होती है, आपका हाइड्रोफोबिक होती है, और अगर बाहर साइड में टेल की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होती है, यानी जो आपका वाटर को लव करती है और ये वाटर से दूर भागती है, तो इसलिए माइसीलिया फॉर्म कर लेते हैं। तो वैसी चीज़ कह रहे थे यहाँ पे जिंक फिंगर डोमेन की बात कर रहा है, तो जिंक फिंगर डोमेन की आप बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलता है, इसका कोई लिपिड में बाइलेयर को क्रॉस करने में कोई रोल नहीं होता, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेलिकेज की बात करें तो हेलिकेज अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है कि ये कुछ इस तरह का आपका रोल फॉर्म कर लेता है, और इस वजह से क्या होता है इसका जो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों सिरा क्या होता है दिखने लगता है, और जब ये दिखने लगता है तो मेम्ब्रेन पे जो लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों जब सिरे एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्रॉस कर जाता है किसी भी मेम्ब्रेन को फिर प्रोटीन क्या होती है क्रॉस कर जाती है। तो इसी वजह से हेलिकेज जो होता है वो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्ट्रिक्टली मतलब कि क्रॉस कर जाता है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट की बात करें तो ये दोनों भी नहीं होंगे ऑप्शन, क्योंकि ये इस तरह में कुछ फॉर्म करते हैं एंटी पैरेलल, जिसमें कि आपका दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एरिया दिखते रहते हैं, तो इस हिसाब से हमारा केवल हेलिकेज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और लास्ट स्लाइड हमारी आ गई। तो आज के लिए जो मोटिवेशन कोटेशन है आपके लिए बस यही है कि चैलेंज योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स आपकी जितनी भी है उसको चैलेंज करिए और आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आपके लिए लास्ट स्लाइड में, और अगर आपकी इस सीरीज़ से बिल्कुल हेल्प हो रही तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी डाउट हो तो उससे कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इस पूरे PDF का लिंक आपको, और जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल की वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम फिर से नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।